जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग इस कक्षा में बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में। जी हाँ, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं और आप लोग कॉपी और कलम निकल अर्थात कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो लोग पिछले क्लास में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 3 प्रमुख सिस्टम, अर्थात हमने 4 प्रमुख सिस्टम के बारे में पढ़ा था। यूटेरस भी पढ़ा था हमने, अर्थात गर्भाशय। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में से हम लोग पहले बात करेंगे हम लोग डक्ट सिस्टम से। इस कक्षा में हम लोग डक्ट सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डक्ट सिस्टम नलिका तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात नलिका तंत्र यहाँ 4 भागों में बांटा गया, लेकिन हम लोग फैलोपियन ट्यूब प्रमुख कार्य फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ओविडक्ट। जी हाँ, आप लोग यहाँ ओविडक्ट जो लिखा हुआ इससे भी आपको यह पता चल जाएगा कि ये इसका कार्य क्या है। जरा थोड़ा सा मस्तिष्क पर जोर दें, थोड़े से दिमाग पर प्रेशर दें, तो यहाँ आपको बिल्कुल पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि ओविडक्ट क्या है। जी हाँ, ओविडक्ट। चलिए, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको समझा दूं। ओविडक्ट आप लोग जो देख रहे हैं ओविडक्ट। जी हाँ, ओविडक्ट। ओवी को हम लोग लिख सकते हैं ओवम प्लस डक्ट। जी हाँ, ओवम प्लस डक्ट, अर्थात यह वह नलिका है जहां पर अंडाणु का निर्माण होता है। जी हाँ, ओविडक्ट। बस इतनी सी ही तो बात थी। ओविडक्ट जहां पर अंडाणु का निर्माण, अर्थात जिस नलिका में अंडाणु का निर्माण हो पाती है, यही तो है ओविडक्ट। जी हाँ, आप लोगों को ओविडक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब, पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लें तो फैलोपियन ट्यूब एक जोड़ स्थित होती है। यह जो होती है यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जी हाँ, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका इट्स लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसके बारे में बात कर, इसके लोकेशन के बारे में अगर हम बात कर लें, इसके लोकेशन अर्थात यह जो स्थित होती है, कहाँ स्थित होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके लोकेशन जो होते हैं, यह जो होते हैं ओवेरीज के अपर पार्ट्स। इट इज स्टार्टेड ऑन ओवेरीज अपर पार्ट एंड एंडिंग विथ द यूटेरस। अर्थात कहने का मतलब हुआ यह जो होती है अंडाशय के ऊपरी हिस्से से शुरू होती है, अर्थात अंडाशय के शीर्ष भाग से शुरू होकर गर्भाशय के निचले हिस्से तक जुड़ी होती है। जी हाँ, ये जो होती है स्टार्टेड ओवेरीज अपर पार्ट, अर्थात इट इज स्टार्टेड ओवेरीज अपर पार्ट एंड एंडिंग विथ द यूटेरस। कहने का मतलब हुआ यह जो होते हैं इसके शीर्ष भाग जो होते हैं, यह ओवेरीज अर्थात अंडाशय के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर यह गर्भाशय के निचले हिस्से तक फैली हुई होती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके अपर पार्ट्स और इनर पार्ट। सबसे पहले हम लोग इसके अपर पार्ट अर्थात शीर्षस्थ भाग के बारे में हम लोग बात कर लें। जी हाँ, इसके शीर्षस्थ भाग जो होते हैं एक कीप के आकार की संरचना होती है। जी हाँ, इसके शीर्षस्थ भाग, इसके बाद इसके इमेज आगे हम लोग पढ़ेंगे यूटेरस में। तो हम लोग इसके जो होते हैं इसका शीर्ष भाग जो होते हैं कीप के आकार की संरचना होती है। जी हाँ, हम लोग इसी कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे यूटेरस। तो इसका जो होता है शीर्ष भाग एक कीप के आकार की संरचना होते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कीप के आकार की संरचना क्या होगी। जी हाँ, यही कीप का आकार तो ओवम को प्रवेश करने में मदद करती है। जी हाँ, अंडाणु को अंदर अर्थात प्रवेश कराती हैं। यही कीप के आकार अंडाणु को प्रवेश कराती हैं। और इसके जो इनर पार्ट अर्थात निचला स्तर, मध्य स्तर जो होता है
उस पर एक सीलिया लगी होती है। जी हाँ, इसके मध्य स्तर पर, इनर पार्ट्स अर्थात मध्य स्तर पर जो होते हैं एक सीलिया लगी होती है, जिसका कार्य होता है अंडाणु को नीचे की ओर अर्थात अंडर डाउन द ओवम, अर्थात इसका कार्य जो होता है सीलिया का कार्य जो होता है अंडर डाउन द ओवम, इसको नीचे की ओर, ओवम को नीचे की ओर जो होते हैं वही सीलिया वाला पार्ट, सीलिया जो होता है पार्ट्स उभरा हुआ पार्ट अर्थात थोड़ा सा उभरा सीलिया आकार का, यह जो होते हैं ओवम को नीचे की ओर आने में मदद करता है। फैलोपियन ट्यूब में ओविडक्ट से जो यहाँ जो होते हैं, यह जो कीट के आकार का शीर्षस्थ भाग होते हैं, वहां से अंडाणु क्या होते हैं प्रवेश करते हैं, और इसके जो निचले स्तर जो भाग होते हैं अर्थात जो कि गर्भाशय से जुड़ी होती है, इनर पार्ट निचला पार्ट जो होते हैं कहां से जुड़े होते हैं, यूटेरस से जुड़े होते हैं, अर्थात गर्भाशय से जो जुड़ी हुई होती है, यह अंडाणु को नीचे अर्थात यह जो होते हैं अंडर डाउन ओवम अर्थात कहने का मतलब अब गर्भाशय में लाने में मदद करती है ये सीलिया, अर्थात फैलोपियन ट्यूब के निचले अर्थात निचला भाग, इनर मध्यस्थ भाग जो होता है इसको नीचे लाता है। अब हम लोग इसको तीन पार्ट्स में अर्थात तीन प्रकार से होते, इसके तीन तरह से यह कार्य करता है। जी हाँ, इसके तीन भागों में बांटा के, इसके कार्यों को तीन भागों में बांटा के किस प्रकार से यह कार्य करता है, इसको तीन भागों में। जी हाँ, इनफेंडिबुलम, इसके पहले कार्यों के बारे में हम लोग बात कर लें। जी हाँ, इसके पहले कार्यों इनफेंडिबुलम, जी हाँ इनफेंडिबुलम के कार्यों के बारे में हम लोग बात कर लें। इनफेंडिबुलम ओविडक्ट अर्थात फैलोपियन नलिका से जो होते हैं अंडाशय से फिनेल शेप का आकार संरचना बनाते हैं। जी हाँ, यह फिनेल शेप का संरचना बनाती है, और यह जो होते हैं फिंगर लाइक, यह जो होती हैं यह ओविडक्ट अर्थात इनफेंडिबुलम जो होते हैं इनफेंडिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फैम्ब्रेज बनाते हैं, अर्थात यह जो होती हैं एक फिंगर लाइक शेप अर्थात उंगली के आकार की संरचना बनाते हैं, फिंगर लाइक शेप जो कि फिम्ब्राइज करते हैं। जी हाँ, फिम्ब्राइज। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा फिम्ब्राइज क्या है, इसके कार्य क्या है, ये सब बातें आपके मन में आ रही होंगी। तो जी हाँ, आप लोग धैर्य से रहें, हम इसके बारे में सब बात करेंगे। फिम्ब्राइज क्या है, फिम्ब्राइज आप लोग देख रहे हैं, फिम्ब्राइज जो है कलेक्ट ओवम ओव्यूलेशन अर्थात कहने का मतलब है यह जो होती हैं, यह जो होते हैं ओवम अर्थात अंडाणु की संख्या को कलेक्ट करती हैं अर्थात संजोग करती है अर्थात मिला अर्थात जमा करती है। आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि फिम्ब्राइज पार्ट्स जो बनाया यह क्या करता है, कलेक्ट करता है अर्थात संग्रहित करता है ओवम को, यह ओवम को संग्रहित करता है, और यह जो होता है ओवम को संग्रहित करने के पश्चात यह ओव्यूलेशन अर्थात यह जो होता है ओविडक्ट से अर्थात यह ओविडक्ट से गुजरने के पश्चात यह इसको ओवम को संग्रहित करता है, और यह जब आगे की ओर जब गर्भाशय में प्रवेश करते हैं तब ऑस्टियम कहलाते हैं। ओव्यूलेशन यह जो होते हैं यह संग्रहण करने की प्रक्रिया। जी हाँ, अंडाणु को संग्रहण करते हैं ओव्यूलेशन, और आगे जब नीचे जब प्रवेश करते हैं अर्थात सीधे कह सकते हैं हम लोग यूटेरस में जब प्रवेश करते हैं तो उसको हम लोग ऑस्टियम कहते हैं, ऑस्टियम। जी हाँ, ऑस्टियम। और जो होता है अब हम लोग एम्पुला के बारे में बात कर लें। एम्पुला, जी हाँ एम्पुला, ये दूसरे स्तर पर यह कार्य करता है। इनफेंडिबुलम के बाद इनफेंडिबुलम लेयर्स, इनफेंडिबुलम इनर्स ओविडक्ट से जाता अर्थात यह जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब को घेरने वाला भाग होता है। जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब जिस भाग से घिरा होता है, जिस लेयर से घिरा होता है वो होते हैं एम्पुला भाग, एम्पुला। जी हाँ, एम्पुला। और उसके पश्चात होते हैं इस्थाइमस। जी हाँ, इस्थाइमस। इस्थाइमस जो होते हैं यह नीचे का सकरा भाग होता है। जी हाँ, बहुत ही नीचे का यह सकरा भाग होता है, यह नीचे का सकरा हुआ भाग होता है जो कि निचले से यूटेरस से जुड़ा होता है। जी हाँ, नीचे का जो ये आप पार्ट्स देख रहे हैं इस्थाइमस, यह जो होते हैं नीचे यूटेरस से जुड़ा होता है, यह अत्यंत ही सक्रिली भाग होती है, सक्रिली भाग। आप लोगों को इस फैलोपियन ट्यूब के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे यूटेरस के बारे में अर्थात गर्भाशय के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। तब हम मिलते हैं यूटेरस से। तो बच्चों हम लोग चलते हैं यूटेरस गर्भाशय की ओर, अर्थात अब हम लोग गर्भाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। गर्भाशय क्या है, इसके कार्य के बारे में और किस प्रकार से यह कार्य करता है उसके बारे में हम लोग चलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, हम लोग जो पीछे फैलोपियन ट्यूब पढ़े, मैंने बोला था आपको कि आगे हम लोग इमेज बना करके हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, तो हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में एक बार फिर से बैक ले लें, तो फिर से देख लें। हमने आपको बताए हुए थे कि फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। जी हाँ, स्थैमस आप देख सकते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब का ये स्थैमस और ये एम्पुला जो मिडल भाग है, और ये जो इनफेंड ये जो होता है यहाँ मिडल पार्ट, और ये इनफेंडिबुलम इनर पार्ट्स होते हैं ये। और मैंने जो आपको फिंगर लाइक से बताया था, उंगली के आकार, इस प्रकार उंगली के आकार की जो संरचना बताया हुआ था मैंने, आप लोग देख सकते हैं ये फिंगर शेप, जिसको हम फिम्ब्राई कहते हैं, फिम्ब्राई। जी हाँ, फिम्ब्राई। तो ये सब था हमारा फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स थे। आप लोग जो ये गुच्छे के आकार का देख रहे हैं, ये हमारा अंडाशय है। ये गुच्छे के आकार का जो शेप देख रहे हैं, ये हमारे अंडाशय, ये देख रहे हैं आप, अंडाशय ओवेरीज है, जो कि यही फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यह फैलोपियन ट्यूब अर्थात यह किस प्रकार से गर्भाशय में प्रवेश करती हैं, और यह जो होती है किस प्रकार से यह अर्थात यहाँ एक बेबी का रूप बनता है, और किस भाग से यह बाहर आते हैं। इस गर्भाशय पार्ट्स में हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ते हैं कि बच्चे का निर्माण गर्भ में किस प्रकार से होते हैं, और यह उसके लंबाई किस अवस्था में, किस गर्भावस्था के किस महीने में कितना होता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, और किस प्रकार से उसका बर्थ होते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें यूटेरस को हम लोग हेस्टेरिया या वोम्ब भी कहते हैं। जी हाँ, यूटेरस को हम लोग हेस्टेरिया अर्थात वोम्ब भी कहते हैं, हेस्टेरिया अर्थात वोम्ब भी कहते हैं। अब इसके यह एक हॉल है। जी हाँ, यह एक बिल्कुल हॉल है। हॉल जिस प्रकार गुब्बारे में हॉल होता है, ठीक उसी प्रकार से यह हॉल है, हॉलो आकार की संरचना है, जो कि हाई वेस्कुलर्स होते हैं अर्थात उच्च मांसल होते हैं। जी हाँ, यह जो होते हैं यह हॉल होते हैं। जी हॉल जिस प्रकार गुब्बारे में हॉल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह हॉल के आकार की होती है, जो कि इसका आकार के बारे में अगर बात कर लिया जाए, एक पियर शेप अर्थात पियर शेप आप लोग तो जानते ही होंगे पियर शेप। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, पियर शेप जो होते हैं नाशपाती। जी हाँ, नाशपाती के आकार की संरचना होती है गर्भाशय की, पियर शेप नाशपाती के आकार की संरचना होती है। और यह जो होती है पियर शेप नाशपाती के आकार की संरचना, यह लार्जर हॉल होता है, यह लंबा हॉल होता है। जी हाँ, यह एक लंबा हॉल होता है, और यह मांसल के साथ साथ हाई वेस्कुलर होता है अर्थात उच्च मांसपेशियां होती है। अगर हम लोग इसके लोकेशन के बारे में बात किया जाए अर्थात इसके संबंध के बारे में, अर्थात यह कहाँ स्थित होती है, इसके बारे में हम लोग बात किया जाए तो इसके बारे में, तो यह जो होती है यूरिनरी ब्लैडर अर्थात यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर किसे कहते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं मूत्राशय अर्थात जहां यूरिन का जमाव होता है। जी हाँ, यूरिनरी ब्लैडर अर्थात जहां यूरिन का निर्माण होकर के जहां संयोजित होता है उसे ही तो यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। वो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम। जी हाँ, रेक्टम के बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े। रेक्टम जहां की अपचा भोजन संचित रहता है। जी हाँ, मलाशय द्वार। जी हाँ, मलाशय अर्थात कहने का मतलब हुआ यूरिनरी ब्लैडर अर्थात मूत्राशय और मलाशय के बीच जो होती है पेल्विक कैविटी। जी हाँ, ये जो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम अर्थात मूत्राशय और मलाशय के बीच में जो होती है यह पेल्विक कैविटी अर्थात श्रोणि गुहा में स्थित होती है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यूटेरस कहाँ स्थित होती है, तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच पेल्विक कैविटी में स्थित होती है।
तो अब हम लोग इसके साइज के बारे में बात कर लें। जी हाँ, आप लोग ये जो साइज देख रहे हैं ये थोड़ा सा अलग अलग समय का टाइम, अलग अलग समय का साइज है। जी हाँ, सबसे पहले इसके बारे में अगर हम लोग बात कर लें 7 से 8 cm के बारे में, तो जनरली अवस्था में, जी हाँ, सामान्य अवस्था में जब गर्भ अवस्था में जो अंडाणु प्रवेश नहीं किए होते हैं तो उस समय जो होती है इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ, सामान्य अवस्था में, जनरली, अर्थात सामान्य अवस्था में इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। अब हम लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 18 से 20 सेंटीमीटर कब हो जाती है। जी हाँ, आप लोग ये पढ़ चुके, आप लोग जानते ही हैं, फिर भी हम लोग फिर आज जानेंगे। यह जो होती है पीरियड, अर्थात गर्भावस्था के 8वें महीने में, 7वें से 8वें महीने में जो होती है इसकी लंबाई 18 से 20 और यह अंडाकार आकार संरचना हो जाती है। जी हाँ, यह जो होती है इसकी साथ गर्भ के 7वें 8वें महीने इसकी लंबाई जो होती है 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। आप देख सकते हैं कि ये इसका आकार तो बढ़ता है। जी हाँ, इसका आकार बढ़ता है जब बेबी का, अर्थात जब ये जो 7 से 8 से अंडाणु रहते हैं, जब धीरे धीरे अंडाणु डेवलपमेंट होकर के वह ग्रोथ होकर के वह अर्थात एक बेबी के रूप में जब बनने लगते हैं तो इसका आकार बढ़ने लगता है। जी हाँ, इसका आकार बढ़ने लगता है तब इसके गर्भ के 7वें 8वें महीने में जब एक बेबी का निर्माण हो जाता है, जब पूर्णतः एक बेबी का निर्माण होने वाला, जब बेबी का आकार बनने लगता है, धीरे धीरे इसका आकार बढ़ते रहता है और यह आखिरी दम पर अर्थात पूर्णतः बेबी के निर्माण होते होते 18 से 20 सेंटीमीटर और यह अंडाणु अंडाशय अर्थात अंडे के अंडाकार संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप सबों के मन में यह सवाल आ रही होगी कि इसकी लंबाई 7 से 8 से बढ़कर 18 से 20 हो गई, क्या यह फिर से बेबी बर्थ होने के पश्चात अर्थात बच्चे को बाहर अर्थात बच्चे के जन्म के पश्चात क्या इसका आकार 7 से 8 सेंटीमीटर हो सकता है? तो इसमें से सोचने की कोई बात नहीं है, तो हम लोग जुड़े हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि इसकी लंबाई जो होती है पुनः गर्भावस्था के पहले अर्थात जो इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर तक नहीं पहुंच पाती है, तो क्या होती है अर्थात उससे कुछ बढ़ी हुई ही रह जाती है, अर्थात 7 से 8 सेंटीमीटर ना होकर के उससे कुछ अधिकतर ही रह जाते या पूर्णतः 7 से 8 सेंटीमीटर नहीं हो पाती। तो आप लोगों को इसके साइज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में अगर पढ़ लें तो इसके दीवार के बारे में पहले पढ़ लें। वॉल ऑफ यूटेरस, यूटेरस जो होते गर्भाशय के 3 दीवार तथा दीवार को 3 लेयर में बांटा गया। जी हाँ, यूटेरस के दीवार पे 3 लेयर में बांटा गया है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लें। यूटेरस के 3 लेयर के बारे में बात करें। आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आप लोगों को समझ में आ रही है तो ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसके वाल के बारे में। गर्भाशय के 3 वाल जो होते हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। जी हाँ, आप लोग जो ये देख रहे हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। जी हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट। जी हाँ, पार्ट 2 अर्थात एक्सरसाइज 2, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूटेरस के पार्ट्स अर्थात वॉल ऑफ यूटेरस। गर्भाशय के 3 दीवार को 3 स्तर में बांटा गया, 3 लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। जी हाँ, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। समझ में आ रही होगी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अब हम लोग इसके बारे में अगर बात कर लेंगे, एंडोमेट्रियम क्या है, मायोमेट्रियम क्या है और पेरीमेट्रियम क्या है, तो आप निसंकोच हो जाइए। उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं एंडोमेट्रियम। पहले हम लोग पेरीमेट्रियम के बारे में बात कर लें। तो यह पेरीमेट्रियम जो होते हैं यूटेरस, पेरीमेट्रियम जो होते हैं आप लोग देख रहे हैं यूटेरस का सबसे आउटर पार्ट है। जी हाँ, यूटेरस का सबसे बाहरी भाग है ये लेयर यूटेरस। पेरीमेट्रियम जो है यूटेरस का सबसे बाहरी स्तर है। जी हाँ, तो अब हम लोग मायोमेट्रियम के बारे में बात कर लें तो मायोमेट्रियम हाई वेस्कुलर होते हैं,
हाई वेस्कुलर। जी हाँ, मायोमेट्रियम जो होता है उच्च मांसल होते हैं, उच्च संकुचनशील होते हैं, उच्च संकुचनशील अर्थात रबर के समान संकुचनशील अर्थात सिकुड़ने वाला और फैलने वाला रबर के समान। तो यही तो है मायोमेट्रियम अर्थात हाई वेस्कुलर होते हैं। अब हम लोग एंडोमेट्रियम के बारे में अगर बात कर लें, एंडोमेट्रियम, जी हाँ एंडोमेट्रियम यह जो होते हैं गर्भाशय अर्थात यूटेरस का सबसे इनर पार्ट्स होते हैं। जी हाँ, गर्भाशय अर्थात यूटेरस के सबसे इनर पार्ट्स जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसके कार्य के बारे में बात कर लेते, यही तो प्रमुख कार्य रूप करता है। आप लोगों ने MC अर्थात मिनिस्ट्रियल साइकिल, जिसको हम लोग मासिक चक्र, रजोधर्म, मासिक स्त्राव के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम लोग इसको MC मिनिस्ट्रियल साइकिल। तो यहां जो होते हैं यही तो है एंडोमेट्रियम लेयर, जो कि एंड्रोजन साइकिल से मिनिस्ट्रियल साइकिल में परिवर्तित करता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बाबू अब सब लोगों को समझ में आ गया होगा एंडोमेट्रियम क्या है। एंडोमेट्रियम जो है यह यूटेरस का सबसे इनर पार्ट्स है, जो कि एंड्रोजन साइकिल को मिनिस्ट्रियल साइकिल अर्थात MC में परिवर्तित करता है। जी हाँ, हम लोगों ने यूटेरस के वॉल के बारे में पढ़ा, यूटेरस की दीवार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। फॉलोइंग थ्री पार्ट्स, इट इज फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। जी हाँ, यूटेरस फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। वाह क्या बात। तो क्या कहते हैं, यूटेरस फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। फंड्स जो होते हैं यह पहला पार्ट। फंड्स क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह जो होते हैं यह डोम शेप होते हैं, अर्थात अब आप देख सकते हैं फंड्स कहाँ भाई। तो फंड्स जो होते हैं यह यहाँ है फंड्स, यह होते हैं गुंबद के आकार की संरचना। जी हाँ, यह डोम शेप या गुंबद के आकार की संरचना होती है फंड्स। और कार्पस बॉडी मिडल ऑफ मेन पार्ट्स। जी हाँ, यह जो होते हैं कार्पस बॉडी दूसरे फॉलो के बारे में बात करें, यह फर्स्ट फॉलोस पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फंड्स इज द डोम शेप अर्थात गुंबद के आकार की संरचना होती है। तो उसके बाद जो होती है कार्पस बॉडी। जी हाँ, कार्पस बॉडी यह जो होती है मिडल एंड मेन पार्ट्स ऑफ यूटेरस। जी हाँ, यह जो होते हैं मिडल एंड मेन पार्ट्स ऑफ यूटेरस होती है। जी हाँ, मेन पार्ट्स अर्थात गर्भाशय का मुख्य हिस्सा होता है कौन, कार्पस अर्थात बॉडी। कार्पस या बॉडी अर्थात गर्भाशय का जो दीवार अर्थात मेन पार्ट्स होते हैं उसको हम कार्पस या बॉडी कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये मिडल पार्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ये कार्पस अर्थात बॉडी, मिडल एंड मेन पार्ट्स ऑफ यूटेरस एंड लास्ट पार्ट ऑफ एंड आई नोज थर्ड पार्ट्स and cervix. It is the very most important part. Cervix, it is nose, its wall, its holes is the nose and the cervical canal. जी हाँ, इसके हॉल जो होते हैं इसके हम cervical canal कहते हैं, cervical canal। अब इसके बारे में हम लोग बात कर ले। जी हाँ, डक्ट सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था cervix। आज हम लोग पढ़ेंगे cervix क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं cervix क्या है। जी हाँ, यह जो होते हैं यूटेरस का सबसे निचला भाग होता है। जी हाँ, यह यूटेरस का सबसे लोअर पार्ट्स, इट इज द लोअर पार्ट्स, यस इट इज लोअर पार्ट्स ऑफ यूटेरस एंड नैरो पार्ट, यह सबसे गर्भाशय के सबसे निचले हिस्से में स्थित होते हैं। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं ये जो सर्विक्स पार्ट्स देख रहे हैं यहाँ, ये सबसे निचले हिस्से का जो पार्ट्स होता है यह जो होते हैं नेरो पार्ट्स अर्थात सकड़ा हुआ भाग होता है। देख रहे हैं आप लोग ये सकड़ा हुआ भाग होता है। ओपन अर्थात यह जो होते हैं यूटेरस के दो भाग में खुलते हैं। जी हाँ, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, यह जो होते हैं दो भागों में खुलते हैं। सर्विक्स दो भागों में खुलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जी हाँ, ये आप इंटरनल ये एक्सटर्नल, ये जो होते हैं दो भागों में खुलते हैं। ये इंटरनल ये एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, ये दो भागों में खुलते हैं सर्विक्स।
दो पार्ट्स में बोलते हैं, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो आप लोग ये भाग या बलवा देख रहे हैं, ये तो है सर्विक्स कैनाल का, ये जो होते हैं सर्विक्स कैनाल। सर्विक्स कैनाल, ये सर्विक्स का जो पार्ट्स होते हैं अर्थात इसका जो हॉल होते हैं उसको हम लोग सर्विकल कैनाल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग भाग या बलवा के बारे में हम लोग जान लें। इसके बारे में भाग या बलवा अर्थात वल्वा के बारे में हम लोग एक्सटर्नल जेंटिलिया और वेजिना ट्यूब के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक हम लोग जान लेते हैं कि ये जो वल्वा है अर्थात वल्वा, इसी रास्ते से जो होते हैं बेबी का बर्थ होता है। जी हाँ, यह जो होते हैं यह रास्ता, इसी रास्ते से बेबी का बर्थ होता है। जी हाँ, इसके बारे में हम लोग और विस्तार पूर्वक से जानेंगे। वल्वा अर्थात वल्वा क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा, उसके कार्यों के बारे में पढ़ा, उसके लेयर के बारे में पढ़ा, और हमने उसके पश्चात यूटेरस पढ़ा, यूटेरस के वाल के बारे में पढ़ा, और यूटेरस के फॉलोवर लेयर्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हमें उम्मीद है आप सब लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा हो। अगर आप सब लोगों को अच्छा क्लास लगा मेरा, अर्थात मैंने जिस आपको जो पढ़ाने के लिए इतना थोड़ा सा लिया हुआ है, थोड़ा सा आगे का कार्य, तो आप सब लोगों को बस एक छोटा सा कार्य करना है। आप अपने फ्रेंड में, आप अपने लेवल के विद्यार्थियों जो कि बायोलॉजी के शौकीन हैं अर्थात पढ़ना चाहते हैं, जी हाँ, हमारा क्लास प्रतिदिन चलता है, हमारा ये क्लास प्रतिदिन अपलोड होता है। जी हाँ, तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द अपने फ्रेंडशिप को बनाने का थोड़ा सा जो है ना मेहनत करें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द लाइव रूबरू हो सके और आप अपने मन की बातों को बता सके और हम आपकी जो ना मदद कर सके। तो इसलिए अगर ये हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक एंड शेयर, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लें, और लाइक के साथ साथ आप इसको शेयर कर लें, ताकि आप जैसे अनेक विद्यार्थियों को जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने देश का नाम विश्व में रोशन करो। जय हिंद।